नहीं शांति दूत, पाकिस्तान के सिर डॉलर का भूत। मीटिंग बहाना, पाक लगाएगा यूएस को चूना। बार बार बात, पाकिस्तान की क्या औकात। ईरान को नहीं भरोसा, ट्रंप फिर देंगे धोखा। शांति बहाना, डॉलर कैश कराना। जी हां दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। पाकिस्तान में शांति की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या यह सच में शांति की कोशिश है या फिर एक और डिप्लोमेटिक ड्रामा? एक तरफ पाकिस्तान खुद को पीस मेकर बता रहा है, दूसरी तरफ ईरान साफ कह रहा है कि हम बातचीत पे नहीं आएंगे। तो सवाल ये, क्या यह बैठक शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है? इस्लामाबाद में सड़कों पर सन्नाटा है, होटल खाली हैं, सुरक्षा कड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भरोसा भी मौजूद है या फिर यह पूरा खेल सिर्फ दिखावे का है? क्या पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल कर रहा है अपनी इमेज चमकाने और डॉलर डिप्लोमेसी के लिए? क्या यह शांति वार्ता है या राजनीतिक सौदा? क्या सीज फायर बच पाएगा या जंग फिर भड़कने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया को फिर एक नए संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए मेंटली? क्योंकि आज की बहस में तय होगा शांति की सच्चाई क्या है और सियासत का असली चेहरा कौन सा है। लेकिन पहले एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। ट्रंप के धमकी के रवैये को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि दूसरे दौर की बातचीत स्टार्ट होगी। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि वो किसी प्रकार से दूसरी वार्तालाप के लिए तैयार नहीं, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि जहाँ तक सीज फायर है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि ना तो वास्तव में ईरान चाहता है किसी प्रकार का युद्ध स्टार्ट हो, तो वो साफ तौर पर जानता है कि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर उसका नुकसान होगा। और जहाँ तक अमेरिका का तल्लुक है, अमेरिका का नुकसान होगा मिडल ईस्ट पर, उसके एलाइज के ऊपर, उनकी एम्बेसीज के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर, लेकिन मेनलैंड अमेरिका के ऊपर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और अगेन ईरान के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर है चाइना और रशिया की तरफ से, खास करके चाइना की तरफ से, कि जल्द से जल्द कोई समझौता हो, सीज फायर एक्सटेंड हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोले जाए, क्योंकि चाइना बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित है। मुझे देखिए पॉसिबिलिटीज कम लगती है। हमेशा आप देखेंगे कि कोई भी दो देशों के बीच में अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाने के लिए कोई बड़ी ताकत होगी तो वही उस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवा सकती है। पाकिस्तान वैसी ताकत नहीं है कि वो उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सके, रुकवा सके। लेकिन पाकिस्तान इतना प्रयास कर रहा है, जो मुझे लगता है जो अमेरिका और चीन की सहमति के बाद कर रहा है, कि वो केवल एक वार्तालाप करने के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट जैसा काम कर रहा है, कि एक बातचीत होनी है, एक डिस्कशन होना है, तो आइए मेरे देश में बैठ के बात कर लीजिए। उस तरह का मुझे रोल देखने को मिल रहा है। आपने एक्सपर्ट को सुन लिया, और पाकिस्तान जो कर रहा है, एक्सपर्ट्स को लगता है कि एक तरह का इवेंट है, डॉलर कमाने की जुगत है, अपने आप को चमकाने का जरिया है। ईरान अमेरिका में सुलह हो जाएगी तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल चमक जाएगा, सितारे गर्दिश में है। लेकिन सवाल भी जरूरी है जिस पर हम अगले घंटे लगातार चर्चा करने जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ दर्शकों कुछ वक्त में जुड़ने जा रहा है, उनसे ये तमाम सवाल हम पूछने की कोशिश करेंगे और समझने की भी, क्या ये एक इवेंट बन के रह गया है? आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 1 दर्शकों, जी हां, पाकिस्तान की शांति पहल असली है या सिर्फ ये डॉलर कमाने की डिप्लोमेसी है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या यह मध्यस्थता नहीं बल्कि फंडिंग जुटाने का एक नया खेल है जो पाकिस्तान खेल रहा है? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, सीज फायर की बातचीत में कौन किसे इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को या पाकिस्तान अमेरिका और इजराइल को? इसका जवाब भी तलाशेंगे। सवाल नंबर 4, अगर शांति चाहता है पाकिस्तान तो उसने अपनी ही जमीन पर पनप रहे आतंकी नेटवर्क को अब तक खत्म क्यों नहीं किया? क्यों उसका पाल पोस कर उसे बड़ा कर रहा है? सवाल नंबर 5 जो पैनल से जरूर पूछा जाएगा, क्या सीज फायर वार्ता एक डिप्लोमेटिक बिजनेस मॉडल बन चुका है पाकिस्तान के लिए, जिसके जरिए वो अपनी जेब गर्म करने की कोशिश कर रहा है? कुछ विदेशी पैसा ही आ जाएगा। लेकिन दर्शकों, इससे पहले कि हम कंटेंट पर आए, एक तस्वीर भी आपके लिए लेकर आए हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक वॉरशिप है, जी हां, एक वॉरशिप है होर्मुज के अंदर, और वहां पर किस तरीके से वहां पर एक जहाज को जबरन अमेरिकी नेवी ने रोका। अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ने की वजह ट्रंप की ईरान को धमकी के साथ साथ ईरानी जहाज ट्रस्का को कब्जे में लेना है। इसे लेकर ईरान ने नाराजगी जताई। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं,
फुल फ्रेम आप देखिएगा कि ये जो आपको हुड दिख रहा है, ये जो हुड आपको दिख रहा है, ये नेवी, अमेरिकन नेवी है और वो जहाज है ईरानी जिस पर फायरिंग की है अमेरिका ने, जिसे जबरन रोकने की कोशिश की है और यही सबसे बड़ा तनाव का विषय बना। ईरान ने कहा है कि इस हमले का हम जवाब देंगे। देखिए ये अमेरिकन नेवी ने किस तरह से वेसल्स पर फायर किया और ईरान ने कहा भी है दर्शकों कि इस हमले का हम जवाब लेंगे और इसीलिए जो पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है मित्रों, वहां पर ईरान ने जाने से मना कर दिया क्योंकि इस वेसल पर अमेरिकन कोस्ट गार्ड नेवीज ने हमला किया है, गोलियां चलाई हैं, कुछ लोगों के जख्मी होने की आशंका भी है। इसी वजह से ईरान चिढ़ गया है। ईरान ने कह दिया भाई जब सीजफायर ही नहीं है, हमले हो रहे हैं, होर्मुज पर कब्जा कर रखा है, नाकेबंदी कर रखी है, तो ये सीजफायर आखिर किस काम का। संदेश आया है ईरान से कि वो नहीं आ रहा शांति वार्ता के राउंड 2 में, पाकिस्तान उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर आपने देख ली, लेकिन पाकिस्तान में चल क्या रहा है आपके जहन में होगा कि कभी मुनीर ईरान चले जाते हैं, कभी जेडी वेंस साहब पाकिस्तान आते हैं, कभी जेडी वेंस मना करते हैं कि हम नहीं आएंगे पीस टॉक के लिए, कभी मुनीर साहब मनाने में लगे ईरान को, ईरान ने भी कह दिया कि हम भी नहीं आएंगे। एक पूरा अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां, पहला अपडेट, जेडी वेंस पीस टॉक के लिए इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। कब पहुंच रहे? कल तक पहुंचने की उनकी उम्मीद है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये बता रहे हैं, ईरान बैठक में आएगा कि नहीं। अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। ईरान की बैठक में शामिल होने को लेकर संशय लगातार बरकरार है क्योंकि ईरान ने कह दिया कि अमेरिका सीजफायर मानने को तो तैयार है नहीं, फिर ये नकली सीजफायर और शांति वार्ता किस काम की है। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। शहबाज मुनीर ईरान से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि भाई आप बातचीत के लिए आइए, टेबल पर बैठिए, सीजफायर के लिए जो मसौदा तैयार है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ईरान अड़ा हुआ है। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। हाई अलर्ट पर राजधानी इस्लामाबाद है, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, अपडेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में। ईरान को मनाने की कोशिश में पाकिस्तान जुटा हुआ है, लेकिन ईरान कह रहा है कि भाई हम तो नहीं आएंगे। अपडेट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, टॉप 10 अपडेट लेकर आए पाकिस्तान को लेकर। बातचीत से पहले ईरान ने नाकेबंदी हटाने की बात कही है। ईरान ने कहा कि पहले होर्मुज में जो नेवी ने, अमेरिकन नेवी ने जो वहां पर हाइडआउट्स बना रखे हैं छुपने के लिए, जो नाकेबंदी कर रखी है, उसको खत्म करिए भाई। अपडेट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, 22 अप्रैल को सीजफायर की मियाद खत्म हो रही है, तो बड़ा सवाल क्या 22 अप्रैल के बाद एक बार फिर से अमेरिका हमला शुरू करने जा रहा है। अपडेट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। शहबाज की सऊदी, कतर और तुर्की से भी बातचीत हुई है। जो बातचीत ईरान से चल रही है उसका पूरा अपडेट, पूरा मुलम्मा, पूरा जो क्रक्स है वो पाकिस्तान बाकी मुल्कों के साथ भी शेयर कर रहा है, जो मीडिएशन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। अपडेट नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, बातचीत फेल होने पर ट्रंप ने फिर हमले की धमकी दी है। कहा है कि भाई अगर बातचीत फेल हुई, आखिरी मौका पाकिस्तान के लिए, फिर मारेंगे हम। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी हुई है और उस बैठक में इन तमाम मसौदों पर चर्चा हो रही है कि भाई सीजफायर की बातचीत तो चले, लेकिन अमेरिका ने नाकेबंदी भी नहीं छोड़ी और लगातार हमले कर रहा है और ईरानी जहाज पर वेसल पर हमला हुआ है जिसमें कुछ लोगों के जख्मी होने या मारे जाने की खबर भी आ सकती है। लेकिन दर्शकों, शांति का पैरोकार है पाकिस्तान या डॉलर का जुगाड़ है, यह आपको बताने और समझाने जा रहे हैं दर्शकों। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए, पूरी एनालिसिस है, उसके जरिए समझिए कि पाकिस्तान कौन सी डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है, डर्टी डिप्लोमेसी खेल रहा है, यह आपको बताने और समझाने जा रहे हैं। समझिए क्या कुछ चल रहा है वहां पर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि आखिरकार ये जो बातचीत है ये क्या डॉलर कमाने का जरिया है, क्या चल रहा है, पाकिस्तान आखिर क्यों भलाई करना चाहता है अमेरिका और ईरान की, अमेरिका क्यों उसे प्रमोट कर रहा है, ये तमाम जो मसले हैं इस पर चर्चा हम करने जा रहे हैं और ये पूरी एनालिसिस आपको मैं बताऊंगा दर्शकों कि अमेरिका से क्या पैसा कमाने की जुगत में पाकिस्तान, क्या ईरान से पैसा कमाने की जुगत में। जी हां, पहला एनालिसिस आपके स्क्रीन पर, अमेरिका से पैसे की आस लगाए बैठा पाकिस्तान, उसे लगता है कि भाई ये बातचीत, ये पीस टॉक पे कुछ तो हमारी कमाई धमाई हो ही जाएगी। एनालिसिस नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, पाक अपने पुराने कूटनीतिक पैतरे पर वापस लौट आया है कि भाई अच्छा फेस दिखाइए, खूब सारा काम करिए, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को दिखाइए, पैसा कमाइए। एनालिसिस नंबर 3 है, पाक चाहता है कि 1980 और 2000 की तरह फिर से डॉलर मिलने शुरू हो जाए, डॉलर बरसने लगे, लेकिन क्या ऐसा होगा। एनालिसिस नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, शहबाज सरकार को अमेरिकी फंडिंग की पूरी उम्मीद है, उन्हें लग रहा है ये सब प्रयास और भाग दौड़ करके शायद कुछ पैसा मिल जाए अमेरिका से। एनालिसिस नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, पाकिस्तान पहले भी इस तरह के डॉलर डिप्लोमेसी कर चुका है, फायदा भी हुआ है, तो क्या इस बार भी होगा। एनालिसिस नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, पाक ने हमेशा अपनी जमीन का इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए किया है, ये पहली मर्तबा नहीं दर्शकों, तो क्या जो डॉलर डिप्लोमेसी हो रही है, ये जो कूटनीति, जो पैतरा पाकिस्तान चल रहा है, क्या इससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के ऊपर डॉलर बरसेंगे, डॉलर गिरेंगे, ये बहुत क्रूशियल सवाल है। क्या पाकिस्तान डॉलर गेम खेल रहा है, क्या ये गेम डॉलर से भी बड़ा है। जरा एक बड़े होराइजन, एक बड़े सिनेरियो को समझते हैं दर्शकों। डॉलर वगैरह तो चलिए ठीक है, पैसे वैसे की बात तो ठीक है, एक बड़ा होराइजन समझते हैं।
अलग अलग व्यूज मैं लेकर आया हूं। वो व्यू क्या है? क्या पाकिस्तान डॉलर गेम खेल रहा है? व्यू नंबर 1, पाकिस्तान इस वक्त बड़ी आर्थिक बदहाली का शिकार है। इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुका है, आर्थिक मंदी वहां पर है, पैसे की कमी है, विदेश फंड नहीं आ रहा है। व्यू नंबर 2 क्या है? IMF का कर्ज, गिरती इकोनॉमी, विदेशी मुद्रा की कमी है और इस कमी की वजह से पाकिस्तान को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। जी हां, पाकिस्तान के लिए डॉलर निवेश इस वक्त बेहद अहम हो गया है। व्यू नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, उनको डॉलर चाहिए, पैसा चाहिए भाई, किसी भी कीमत पर कुछ भी करना पड़े। जी हां, व्यू नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, पूरा एनालिसिस समझिए, पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, सब समझाएंगे आज आपको। व्यू नंबर 4, मध्यस्थ बनकर पाकिस्तान अपनी इमेज सुधारना चाहता है। कौन सी इमेज? कि घर में पालो आतंकवादी और बाहर अपनी इमेज सुधार लो। व्यू नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, पूरा एनालिसिस समझिएगा। पाकिस्तान की छवि लंबे वक्त से आतंकवाद से जुड़ी रही है। आतंकवादियों को खाना पीना, रसद और हथियार देने का इतिहास पाकिस्तान का रहा है। व्यू नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, शांति वार्ता कामयाब हो गई तो पाकिस्तान को ग्लोबल फ्रेटर्निटी में एक ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी, उसकी रेटिंग बढ़ जाएगी। और यह बात तो कई बार वहां के हुक्मरानों ने कहा कि हमने आतंकवादी पाले हैं अमेरिका के लिए। व्यू नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, पश्चिमी देशों से सॉफ्ट सपोर्ट और फंडिंग मिल सकती है। यह भी एक स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की। अलग अलग व्यूज और एनालिसिस आपके लिए लेकर आए। पश्चिमी देशों से सॉफ्ट सपोर्ट मिल जाएगा अगर वो इस तरह के कोशिशें और इस तरह के कदम उठाता है। व्यू नंबर 8, ये डॉलर से भी बड़ा गेम है जिसे डिप्लोमेटिक वैल्यू कहते हैं, यानी पाकिस्तान की साख बढ़ जाएगी, सम्मान बढ़ जाएगा, कद पद और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। दर्शकों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है दर्शकों, समझिए, वो भी आपके लिए बहुत क्रूशियल है। बड़ा गेम खेल रहा है पाकिस्तान, किसी की निगाह उस गेम पर नहीं जा रही है, लेकिन आज हम आपको देश का सवाल में वो एंगल भी समझाएंगे। जी हां, एंगल नंबर 1 क्या है? पाकिस्तान जियो लोकेशन, पाकिस्तान की जो जियो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? एंगल नंबर 2 आपको समझाते हैं दर्शकों। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के बहुत करीब है, वहां पर ईरान भी है, इराक भी है, अफगानिस्तान भी है, चाइना से भी करीबी है, पाकिस्तान से भी अच्छी दोस्ती है। एंगल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान चीन एक अच्छे पार्टनर हैं। एक अच्छे पार्टनर होने के नाते हर तरह का सपोर्ट, चाहे पैसा हो, चाहे सामरिक हो, चाहे कूटनीतिक हो, वो मिल रहा है पाकिस्तान को, दिखता भी है। एंगल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पैनल से। पाक के अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते हैं, कब तक रहेंगे क्या पता, यूज करके फेंक देगा अमेरिका या इसको बना कर रखेगा। एंगल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। पाकिस्तान शांति वार्ता को डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत क्रूशियल एंगल है, इसे समझने की जरूरत है। जी हां, डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट समझाऊंगा मैं आपको शो में आगे क्या होता है। एंगल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, पाकिस्तान को पैसा, ताकत, पहचान तीनों मिल सकते हैं अगर ये सीज फायर कामयाब रहा, इस पर बात बन गई तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी और यही तो पाकिस्तान चाहता है। लेकिन दर्शकों, जो खस्ता हाल पाकिस्तान है, पैसे नहीं है, विदेशी फंडिंग का इंतजार है, डॉलर नहीं है, विदेशी पूंजी खाली हो गई है, बिजली पानी नहीं है, इन्फ्लेशन इतना हाई है, वो पाकिस्तान इतनी बड़ी डेलीगेशन मीट का खर्चा उठा रहा है क्या? ये जो शांति वार्ता, जो पीस टॉक्स हो रहे हैं, कौन उठाता है इसका खर्चा? आपके जहन में सवाल जरूर आया होगा, मेरे भी आया, और इसीलिए हमने रिसर्च कर ये डिटेल आपके लिए निकाली है कि पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसका खर्चा कौन उठाता है। जी, जवाब नंबर 1, तकनीकी रूप से शांति वार्ता का सीधा खर्च मेजबान देश को उठाना पड़ता है। मतलब टेक्निकली जो बैठक करा रहा है, जहां पर बैठक हो रही है, टेक्निकली खर्चा उसे उठाना चाहिए। जवाब नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, पर्दे के पीछे आर्थिक गणित अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि जो देश पुश कर रहा है डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के लिए वही पैसा दे दे, अमेरिका, ईरान जैसे मुल्क भी दे सकते हैं। लेकिन अभी तक जवाब नंबर जो 3 है, गुप्त फंडिंग, सब्सिडी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सीक्रेट फंडिंग होती है, सब्सिडी भी मिलती है बहुत सारी, लेकिन इसकी डिटेलिंग अभी नहीं हुई है। जवाब नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। खर्चा कौन उठाता है शांति वार्ता का? जवाब नंबर 4, अभी तक किसी दूसरे देश से वित्तीय सहायता की बात सामने नहीं आई है। कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम इट हैपेंस कि पता भी नहीं चलता पैसा कहां से आ रहा है, किसको जा रहा है, लेकिन कभी कभी फंडिंग पीछे से होती है, पर्दे के पीछे से होती है। जवाब नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। हाई प्रोफाइल मीटिंग का बिल कितना आता है? सारी जिम्मेदारियां फिलहाल पाकिस्तान के सरकारी खजाने पर निर्भर हैं, यानी खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिटर्न भी आएगा, और इसीलिए पाकिस्तान इस रिटर्न के चक्कर में पड़ा हुआ है। दर्शकों, एक बड़ा पैनल कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले बीते 24 घंटे में टॉप 5 अपडेट्स क्या है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है आपको बता दिया, लेकिन अपडेट्स भी जरूरी है। अपडेट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, ईरान ने होर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की है, यानी भारतीय जहाजों को ही मार रहे हैं। भारतीय आपका एलाई है, इंडिया आपका दोस्त है, उसके बाद ये गलती कैसे हो गई ईरान से? इससे तनाव बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, ईरान में अमेरिका पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्ट्रेट दोबारा बंद कर दिया, यानी जब
टस्का पर हमला हुआ तो ईरान ने कहा कि हम होर्मुज दोबारा बंद करें। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, ईरान का इस्लामाबाद में होने वाले शांति वार्ता के दूसरे दौर में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पेजेस्किन साहब ने कह दिया कि भाई हमारे शिप्स को मार रहे हैं, होर्मुज में नाकेबंदी कर रखी है, तो काहे का सीज फायर, वी विल नॉट कम फॉर द पीस टॉक्स। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच तेल की कीमतों में तेज उछाल आया क्योंकि फिर से होर्मुज बंद हो गया, क्रूड फिर से सरपट भाग रहा है, शेयर मार्केट फिर से नीचे गिर रहे हैं। अपडेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर जो बताने जा रहे हैं दर्शकों आपको, ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास शांति समझौते के लिए आखिरी मौका है, डू और डाई सिचुएशन है। मान लीजिए हो गया, अगर शांति वार्ता कामयाब हो गई तब तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो बहुत मुश्किल बढ़ेगी सभी की, सिर्फ ईरान की ही नहीं। जी तो समझिए, ये पूरा नैरेटिव आप समझ गए होंगे दर्शकों कि एक पूरा नैरेटिव क्या है। पाकिस्तान शांति वार्ता नहीं करा रहा है, पाकिस्तान अपने फंड को, डॉलर को जुटाने के लिए पूरी गणित कर रहा है, पूरा खर्चा उठा रहा है, इस डिप्लोमेटिक टॉक का, इस सीज़फायर टॉक का पूरा खर्चा खुद कर रहा है। लेकिन जो अभी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो आगे चल के पाकिस्तान को बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका से फंडिंग मिल जाए, बहुत मुमकिन है कि ईरान से फंडिंग मिल जाए, बहुत मुमकिन है कि बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वॉर रुकने के बाद मुरीद हो जाए पाकिस्तान के, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो स्टैंड है, जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ जाए। कुछ वक्त में एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा दर्शकों, उनसे ये तमाम बातें समझने जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो पाकिस्तान गेम खेल रहा है, ये डॉलर डिप्लोमेसी जो हो रही है, जो स्ट्रेंथ डिप्लोमेसी हो रही है, जो जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी हो रही है, इस डिप्लोमेसी के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है। हमने तो समझ लिया है, लेकिन क्या दर्शक भी समझते हैं? जी हाँ, दर्शकों को भी समझाना बहुत जरूरी है। और दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। मेरे साथ एम्बेसडर महेश सचदेव साहब होंगे, फॉर्मर डिप्लोमैट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब मेरे साथ होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हसाम दुरानी साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। हसाम दुरानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और मंदाना करीमी कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने जा रही हैं, ईरानियन मॉडल और एक्ट्रेस हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर वहाँ क्या कुछ वो देख पा रही हैं, उनके लिहाज से चीज़ें कैसी हैं। सबसे पहले एम्बेसडर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, पाकिस्तान की शांति पहल असली है या ये डॉलर डिप्लोमेसी है, आपको क्या लगता है सर? व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट सर? जी धन्यवाद। इसमें कई सारे तत्व आते हैं जिसमें डॉलर डिप्लोमेसी का अपना स्थान है, लेकिन जियोपॉलिटिकल या भू राजनीतिक जो फायदे हैं उसका भी अपनी जगह है। और पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी है और अमेरिका के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। और सऊदी अरब और जो भी दक्षिणपंथी रजवाड़े हैं या शासन पद्धतियां हैं मध्य पूर्व में, उनके साथ पाकिस्तान के आमतौर पर अच्छे संबंध रहे हैं। तो इन सब को वो एक साथ ही लपेटना चाहता है। और सबसे बड़ा इसमें जो दाफिया या उद्देश्य कहा जाए वो ये होगा कि उनको ट्रंप साहब से एक तरह से कार्ट ब्लांच मिला हुआ है। वो फील्ड मार्शल मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं, तो उनको लेकर के ये उनके ऊपर एक तरह से एहसान लगाना चाहते हैं कि वे उनका काम कर रहे हैं और इसकी एवज में उनको उनसे काफी उम्मीदें हैं। स्टे विद मी सर, मेरे साथ मंदाना करीमी भी जुड़ गई, ईरानियन मॉडल एंड एक्ट्रेस हैं। मंदाना जी बहुत बहुत स्वागत है देश का सवाल में, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अब ईरान ने पीस टॉक में आने से मना कर दिया। ईरान ने कहा कि भाई आप होर्मुज आपने लॉक कर रखा है और आप मार रहे हैं हमारे जहाजों को, फिर ऐसे पीस टॉक का फायदा क्या? पाकिस्तान पूरी कोशिश तो कर रहा है लेकिन ईरान ने मना कर दिया। मैम सुनिए, जब पाकिस्तान जैसे कंट्री खुद को पीस मैसेंजर का रूप में प्रेजेंट करता है तो एज ए इरानियन मेरे लिए एक्चुअली और सब लोग के लिए काफी बड़ा सवाल है, बिकॉज एज वी नो पाकिस्तान आल्सो हैज रेज्ड अ लॉट ऑफ टेंशन एंड ऑफ कोर्स देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ बेनिफिट दैट पाकिस्तान गेट्स। एंड अब थोड़ा बॉर्डर का रीजन को देखिए, मिडिल ईस्ट के काफ़ी कंट्रीज है जो ट्रेडिशनली डायलॉग और नेगोशिएशन होस्ट करते थे पहले, लाइक ओमान,
And abhi to Oman or any other region, any other country in a region, they're not even talking about negotiation. So it actually raises a massive question that if these negotiations or so-called the peace conversation or playing diplomacy with the regime, with the Iranian regime, which again and again it has shown that we cannot trust them, right? So, and also, again, I'm coming back to India. Even India has tried to, with a lot of diplomacy, with a lot of, to try to make the situation calmer or not allow the war happen. And then kya hua usme, right? So it's not talking about one incident. It's showing a pattern of a regime, which again and again it has shown us that they don't want peace. Right. Because अगर ये regime को peace चाहिए था, right? The biggest question is Indian Navy को Indian shipment को क्यों attack किया, right? Right. And then you have a country like Pakistan who's doing the negotiation on the ground. That's purely what I believe and what I think as an Iranian and as someone who has lived in India and has lived in a region. Yes, sir. राइट, स्टे विथ मी मंदाना। मैं प्रफुल्ल साहब के पास जा रहा हूँ। प्रफुल्ल सर, एक बड़ा सवाल है, ये मध्यस्थता या फंडिंग वंडिंग का बहाना है? इसी बहाने लगता है कि अमेरिका ईरान फंडिंग कर देंगे, क्योंकि अगर ये पीस टॉक सच में इतनी स्ट्रांग होती सर, तो अमेरिकन जहाज पर हमला हो रहा है, उधर अमेरिका ने ईरान के शिप को फिर से मार दिया है। जब पीस टॉक चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो इतना एग्रेसिव होने की जरूरत क्या है? आपने पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी कर रखी है, चीजें इजी हो रही थी, लेकिन ईरान को आप परेशान कर रहे हैं, आपने स्ट्रेट लॉक कर दिया, आप उसके शिप्स पर हमले कर रहे हैं, आप मनमानी कर रहे हैं, और यहां पाकिस्तान पैरवी कर रहा है, लोगों के सामने गुजारिश कर रहा है कि भाई आइए बैठकर टेबल पे बातचीत कर लेते हैं, जंग को खत्म करते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान को भी पता है कि कुछ सीजफायर वगैरह होने वाला नहीं है, बस उनकी थोड़ा जियोपॉलिटिकल जो उनका पद प्रतिष्ठा है, मुझे लगता है बढ़ जाएगी। प्रफुल्ल साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के कई एंगल्स हैं इस गेम के लिए। एक तो डिप्लोमेटिक एंगल तो है कि डिप्लोमेसी अपनी बढ़ाएगा और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबिलिटी है। इकोनॉमिक गेन्स तो उसके हमने सबने चर्चा कर दी हैं। हर एक से इकोनॉमिक गेन लेगा, अमेरिका से लेगा, और वो सोच रहा है ईरान को अगर खुश कर दे तो ईरान से भी लेगा। सब ठीक है, पर क्वेश्चन ये है, ये भी ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। पाकिस्तान चाहता है कि अगर ये अपना चाल कामयाब कर ले तो ईरान उसका जिसको कहते हैं थैंकफुल होगा उसके लिए। उसका 560 किलोमीटर 580 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान से मिलता है, चाइना के साथ उससे क्लोज है बॉर्डर में, और चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली भी बड़ा क्लोज है। इस सारी पहली मीटिंग को सफल करने के लिए चाइना ने ईरान को अप्रोच किया था कि आप किसी तरीके से मान जाइए, क्योंकि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान की गुड्डी ऊपर हो। ये चाइना चाहता है, और चाइना ईरान के साथ भी क्लोज है। चाइना ईरान को भी सप्लाई कर रहा है, चाहे वेपन्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ है। तो इसमें चाइना का भी गेम था, इसमें ऐसी बात नहीं है। पर सारी बात है कि पाकिस्तान जो चाहता है कि अमेरिका को खुश कर देगा, ईरान को खुश कर देगा, और फिर वो डिप्लोमेटिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एंगल है। ये सारे तो एंगल तो हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी गेम में जो असली खिलाड़ी है ईरान, वो इजराइल, वो कहाँ है? इजराइल तो है ही नहीं मीटिंग में। जब तक इजराइल ना हो, आप किसको करेंगे? फिर इजराइल के ऊपर अटैक हो रहा है, चाहे हिजबुल्लाह का हो, हुती का हो, इजराइल लेबनान पे अटैक कर रहा है, उसका क्या होगा? उस एंगल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर आप सोल्यूशन भी निकालेंगे तो किसका सोल्यूशन निकालेंगे? वो जो प्रॉक्सीज हैं, वो हुतीज, हिजबुल्ला और वो हमास, उसका क्या होगा? ये सारी की सारी चीज तब होगी जब ईरान खुशी खुशी मीटिंग ज्वाइन करेगा, और ईरान तब खुशी खुशी ज्वाइन करेगा कि जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ना ईरान की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, ईरान बिल्कुल ठीक कह रहा है कि मेरी शिपिंग पे भी हमला हो रहा है, आप ब्लॉकेड लगा रखा होगा। अब ब्लॉकेड लगाने से पहले इसके बड़े डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट होते हैं, किस चीज पे ब्लॉकेड लग रहा है, किस पर्टिकुलर आइटम पे लग रहा है। कि सारी ह्यूमैनिटी पे ब्लॉकेड थोड़ी हो सकता है। एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल का जो सामान जाएगा, मेडिसिन और सर्वाइवल फूड सर्वाइविंग इक्विपमेंट वगैरह, उसके ऊपर ब्लॉकेड लगाना इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ है। तो ये वर्ल्ड कम्युनिटी नहीं बोल रही, यूनाइटेड नेशन इनको भी बोलना है कि भैया आप ये सब कुछ देखिए।
अमेरिका Alright, को अमेरिका को दादागिरी करने का कोई हक नहीं है, पर इसके लिए वर्ल्ड ओपिनियन चाहिए। तो चाइना भी वेट कर रहा है, रशिया भी वेट कर रहा है। जी मंदाना। सर आई एग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू सेड, लेकिन एक्चुअली ये प्रूफ है, ये जो मैं तो नहीं बोल रही हूँ। जब आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अमेरिका ईरान का शिपमेंट का अटैक किया। बाय द वे, एज पर एज द एग्जैक्ट डेटा, ईरान, while this period of 2 weeks of ceasefire has happened, Iran was the first one who attacked the Indian Navy. Just putting the facts there, because Yes, I know, sir, I know. as per as Correct. if you're yes, as if you're talking about UN, if you're talking about human rights and war crimes and so on, so the regime as we are talking about, right, which not that many people even talking about, because everyone is talking geopolitics, everyone talking about the price of oil and this and that. But what everyone is not talking about, it's the fact that this regime has continued the executions of kids, women, and everyone else. So Iran is the one who's actually doing a lot of crimes. And the problem is, sir, sorry, the problem is because a lot of people have problem with Mr. Trump as a politician, as a country, or whatever he has done in past, right? Again and again, they try to change the conversation and say, oh, Iran too, they were peaceful. No, they're not, sir. They're not. Iranian regime is not a peaceful, or it's Regime, not a country which is defending itself. Yes, sir. Please let me finish. I Of was course, trying of to course, finish. please. I was trying to bring out the point that initially Iran's regime did not require any push from outside. In fact, they were quite unpopular, and they're still unpopular. In fact, if the normal course of action, regime would have gone. That's what I've already told in this channel earlier. So what you're saying is right. I agree with you, and I also say that. But question is, now that when you're coming to talk and you're deciding angles, then everybody's negative and positive angle will be balanced on the All right, talk. sir. Let the talk start. Talk is not going to start if you continue attacking Iran. So Iran will not come on the table. All That right, is sir. what I'm Yeah. trying to tell you. Please- so we please have stay to with bring me, sir. Iran on the table. Perfect. Got and it. then Got we'll your bring point, out sir. the Thank you. पॉइंट कहेंगे That's right. प्रफुल्ल सर। Point taken. दुरानी साहब, एक बहुत क्रूशियल है। मैं चाह रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान जो कर रहा है वो पाकिस्तान का हक है। हम पीस टॉक कर रहे हैं, हम डॉलर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हम अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ईरान का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, सब सारे आरोप जायज़ हैं। एक देश अपनी तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी, अभी भी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को लेकर बहुत क्वेश्चंस हैं। दूसरा दुरानी साहब ये कि जब पाकिस्तान पीस टॉक इनिशिएट कर रहा था तो अमेरिका को इतनी जल्दी क्यों थी, पहला। दूसरा सवाल कि जब पीस टॉक इनिशिएट हो रहा था तो भारतीय शिप पर हमला क्यों कर दिया। अगर आप सच में आप दोनों पार्टीज चाहते हैं पीस टॉक हो तो अमेरिका को भी थोड़ा एग्रेसिव नहीं रहना चाहिए था। आप कोशिश कर रहे हैं, ईरान कह रहा हम बैठक में नहीं आएंगे, अमेरिका जिसको चाहे उसको मार रहा है, हॉर्मुज़ लॉक कर दिया, ईरान ने इंडियन शिप को मार दिया। तो ये कैसा पीस टॉक पाकिस्तान करा रहा है कि लोगों के बीच टकराव तो खत्म ही नहीं हो रहा है। इस्लामाबाद में बैठक हो रही है, आप ईरान भी गए, आप वहां पे फील्ड मार्शल साहब वहां भी बातचीत की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता दुरानी साहब। जी अमित, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया और आपने इकट्ठे इतने सारे सवाल पूछ लिए हैं कि वो चलें, वक्त तो बहुत थोड़ा है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं कवर करने की कोशिश करूं। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक बहुत अजीब सी जो ना खिचड़ी पक चुकी है। राइट सर। और कुकिंग जो है वो इतनी ज्यादा, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि खाना जो है वो ओवर कुक हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम उसमें से चीजों को देखना शुरू करते हैं और अगर हम उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करें इसकी चीजों की, तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे नो डाउट, जिससे आपने बात की है कि पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर पूरी कोशिश की, और ये सिर्फ अपने, मैं ये समझता हूँ सिर्फ उसने सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये सारा कुछ नहीं किया, पूरे खित्ते के लिए किया है। Right. और जिसके अंदर भारत भी शामिल है, श्रीलंका, भूटान, ये जितना भी हमारा एरिया है, मैं इसकी बात करता हूँ। उसके बाद दूसरी जनाब अगर मैं आता हूँ तो ट्रंप के साथ जो सिचुएशन हुई है, आपको पता है कि ट्रंप ने कहा था मैं 4 दिन के अंदर पूरे के पूरी रजीम भी चेंज कर दूंगा और ईरान के ऊपर कब्जा भी कर लूंगा। वो नहीं हो सका, और माइट भी ये उसकी जो है वो उसकी बौखलाहट है, वो गुस्सा है, उसकी रिटेलिएशन है। तीसरी बात यह है कि अगर मैं अपनी अगर जाती बात करता हूं तो मैंने 2 दिन से ना मैं मुसलसल जो है मैं इसी के ऊपर देख रहा हूं। बल्कि मैंने तो 2 दिन पहले भी एक चीज लिखी भी थी और उस पर मैंने वीडियोस भी बनाई, मैंने प्रोग्राम भी की, और बल्कि कल मैंने एक बाकायदा तौर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर मैंने एक पोस्ट भी लगाई कि ये जो पीस का जो टॉक्स है, मुझे ये सबोताज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कहां से होंगे? वो ईरान के अपने अंदर से होंगे। आप ये देखें कि ईरान के जो पिछले गुज़श्ता अगर 4 से 5 दिन की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे आपको 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना पार्टीज नजर आती हैं। एक वो है जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, दूसरी वो है जिसके पास रिलीजियस पावर है।
जिसका जिक्र जो है अभी यहाँ पे भी हो रहा है। मैं उनको ये कहता हूँ कि फोनेटिक्स हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि आज से अगर फ्रॉम द लास्ट 47 ईयर्स अगर हम देखते हैं तो ईरान की जो रिलीजियस पावर है वो बेसिकली उनकी जो मिलिट्री की जो है वो उसके कंट्रोल में है। और वो हमेशा से ही सबके सामने रही हैं। वो अपना मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी वही लोग रहे हैं और उसके बाद लाइमलाइट के अंदर भी वही वही लोग रहे हैं। लेकिन 47 ईयर्स के बाद ये पहला मौका ऐसा था कि ईरान की जो पॉलिटिकल पावर है वो बाहर आई है। और जिसकी वजह से जो उनको एक सेटबैक ये लगा, जो मैं ये समझता हूँ, जो कि पासदारान जो इनकलाब हैं उनको उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम जो है लाइमलाइट से बाहर हो गए, जिसके बाद जो है ना ये मसाइल शुरू हो गए। और जिसका खदशा जो था मैंने कल भी जाहिर किया था, जिसके बाद मुझे बहुत सारे जो हमारे ईरानियन जो मेरे पढ़ने वाले मेरे देखने वाले उन्होंने मुझे बहुत सारी गालियां भी दी। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी अहले तशरीह जो हमारे भाई हैं उन्होंने भी मुझे बहुत सारी गाली दी। उन्होंने कहा कि क्योंकि जी आपको तो हमारे मसलक से मसला है, आपको ईरानियन हुकूमत से मसला है, आपको ईरान की जो नस्ल है उससे मसला है। तो मैंने को ये बात समझाई थी कि भाई ये वो मसला नहीं है, ये फोनेटिज्म है। मुझे आपके किसी मजहब से किसी मसलक से कोई मसला नहीं है, मुझे फोनेटिज्म से मसला है। और साथ में मैंने ये भी उनको ये बात की कि अभी पाकिस्तान के हमने साथ में हमसाया में देखा है, अफगानिस्तान को देखा है, जो कि इस्लामिस्ट जो है एक कंट्री बनाने के चक्कर में पड़े हुए थे और जो कि फनेटिज्म को लेके जब आए हैं, जो ऐसे फनेटिक जो थे जिसकी वजह से अफगानिस्तान सबके सामने है, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे चीज है, जैसा अभी इससे पहले अगर आज सुबह की बात करता हूँ तो बाकायदा तौर पे ईरान की जानब से ये पैगाम आ गया था कि हम जो है वो पीस टॉक के सेकंड फेज में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अभी तकरीबन 1 घंटा पहले की जब जो ब्रेकिंग न्यूज आई उसके मुताबिक ईरान की जानब से उनकी वजारत खारजा है उनकी जानब से पैगाम आ चुका है कि हम जो है वो पीस टॉक में शिरकत करने के लिए अपने वफद को भिजवा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी सबसे बड़ा जो इस वक्त जो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब उनकी जानब से दो, एक पॉलिटिकल पार्टी की जानब से उनका एक बंदा आएगा और उनकी दूसरी जानब से उनके जो रिलीजियस पार्टी है उनकी जानब से एक बंदा आएगा। क्योंकि इससे पहले तक ये हो रहा था कि रिलीजियस पार्टी जो थी वो एक साइड लाइन पे थी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी वो फ्रंट के ऊपर बैठ के मुज़ाकरात कर रही थी। असल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है वो आ रहा है रहबर जो है उनकी और जो अस्करी है, जो उनके जो मिलिट्री के इस वक्त जो कमांडर है वो जी। दोनों एक पेज के ऊपर खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वो ये समझ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं क्योंकि हम तो शहादत का जोश लेके आए थे लिहाजा हमने ये काम करना है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आप खुद तो मरेंगे मरेंगे, साथ में 2-3 हज़ार बंदे भी साथ लेके मरेंगे। ये ऐसा ऐसा दिमाग खराब है लोगों का। मुझे हाँ, दूसरी बात यह देखिए, अमेरिका का कोई इशू नहीं है, अमेरिका का कोई फौजी वहां पे मौजूद नहीं है, अमेरिका खुद वहां पे ग्राउंड्स के ऊपर मौजूद नहीं है। जी। आप अमेरिका को कहां से जाके मारेंगे? क्या आपके पास वो मिसाइल हैं जो कि अमेरिका के ऊपर जाके हिट कर जाए? ऑल देखिए ये राइट। सीधी सीधी बेवकूफी है, इसको मैं पागलपंती बोलूंगा, पागलपन बोलूंगा। जो कि ईरान की जो है जो मजहबी जो है फोनेटिक्स है या उसके शिद्दत पसंद है या जो लोग भी हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। वो लाजमी नहीं है सिर्फ ईरान के अंदर है, वो अफगानिस्तान के अंदर भी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, वो भारत के अंदर भी हैं, वो अमेरिका के अंदर भी हैं, दुनिया का कोई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इस तरह के तशद्दुद पसंद रवैया रखने वाले जब फ्रंट के ऊपर आ जाते हैं, वो पावर के अंदर जी। आ जाते हैं, तो वो खुद तो तबाह होते होते हैं, वो पूरे मुल्क को, सल्तनत को, पूरी नस्ल को भी तबाह कर देते हैं। ऑल राइट। ऑल राइट। तो रायन साहब प्लीज स्टे विद मी। एम्बेसडर सचदेव, मैं आपके पास आ रहा हूं। असल में सर, जो कि आपका एक व्यू अलग है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कौन किसे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका ईरान को इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान ईरान को इस्तेमाल कर रहा है, कौन किसको यूज कर रहा है? सर ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपने नंबर्स बढ़ाना चाहता है। ईरान का क्या होगा किसी को चिंता नहीं है, लेकिन सब कोई सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने में लगे हैं। मुझे तो नहीं लगता किसी को ईरान की भलाई की चिंता है, हर कोई अपने नंबर बढ़ा रहा है। एम्बेसडर साहब। जी, आप सवाल काफी पेचीदे पूछ रहे हैं और इसको आसान तरीके से समझाना या जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि इफ और बट लगाने से मामला बनेगा नहीं। राइट सर। देखिए, जहाँ तक ईरान का सवाल है, उसका अपना ही, जैसा दुरानी साहब ने कहा, उसका अपना खेमा भी बटा हुआ है। राइट सर। और जैसे कि जुमेरात को हारमूज पर से हटाया गया ब्लॉकेड और जुमे को फिर से लागू कर दिया गया, वो यही दिखाता है कि अपने यहाँ भी उनके यहाँ मोर्चाबंदी हो रही है। और मॉडरेट्स जिन्होंने कि इस्लामाबाद जा करके कुछ समझौते की बातें की थी और बाद में आकर के उन्होंने ये करने की कोशिश की कि किसी तरह से रैंप ऑफ या ऑफ रैंप किया जाए, ट्रंप साहब को बाहर निकलने देने का मौका दिया जाए, वो अब उनके ऊपर हमले हो रहे हैं।
और जो पासदारान है उनका पलड़ा भारी है। और उनके साथ, जैसा कि दुरानी साहब ने भी कहा, रिलीजियस क्लर्जी जो है वो उनके साथ मिली हुई है। और दोनों मिला करके पहले से ही ईरान की थियोक्रेटिक डेमोक्रेसी में जहाँ मजलिस है, जहाँ पे जुडिशरी है, और जहाँ पर और जो ताबूर हैं, जो खंबे हैं, उन सब पर रेडिकल्स का कब्जा रहा है। अब जब रहबर भी रेडिकल हैं और ऊपर से पासदारान या रेवोल्यूशनरी गार्ड भी रेडिकल हो गए हैं, तो इस वक्त ईरान का जो जो रुख है वो एक तरह से कट्टर हो गया है। और इससे बातचीत में एक तरह से दिक्कत आ रही है। दुरानी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में कल आने के लिए ईरान राजी हो गया है। ऐसा अभी तक मैंने न तो तस्नीम ने कुछ कहा है, ना इरना, जो दो बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी ईरान की हैं, दोनों में से किसी ने ऐसा नहीं कहा है। ना ही फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर ऐसा कुछ है। हो सकता है वो राजी हों। आखिरकार अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आते हैं इस्लामाबाद, तो वो किसी यकीन दहानी से आ रहे होंगे कि ईरान का डेलीगेशन भी आएगा। अगर वो नहीं आता है तो इससे बड़ा तो एक सेटबैक टॉक्स के लिए नहीं हो सकता। लेकिन दो बार जो ईरान को धोखा जैसा वो कहते हैं हुआ है, बातचीत के बाद हमले हुए हैं उनके ऊपर, और वो ये नहीं, उनके सामने जो रेडिकल लोगों जिनका कि इस वक्त बहुमत है, अक्सरियत है, वो उनके सामने जो साफ साफ दिखता है उनको कि या तो बातचीत करें और वो बातचीत फेल हो और फिर हमले हो, या हम जाएं ही नहीं और सीज फायर खत्म हो और फिर हमले हो। तो ये दोनों हालतों में अमेरिका और इजराइल के हमले दोबारा से होने की उनको आशंका है। और इसमें उनको फिर कोई मुफीद चीज नहीं लगती कि बातचीत की तरफ उनका रुख होना चाहिए। तो अब ये तो रहा ईरान के भले की बात जो भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान का भला जब तक नहीं होगा, उसकी शर्तें कुछ हद तक मानी नहीं जाएंगी, उसको रैंप ऑफ नहीं जी। दिया जाएगा, But तब तक अमेरिका को वो रैंप ऑफ नहीं देने वाले। जी और इस वजह से मंदना, आई एम कमिंग टू यू सर। ब्लॉकेड नहीं हो पाएगा। अमेरिका, ट्रम्प साहब चाहते हैं कि किसी तरह से वो अपनी जीत का की मुनादी कराएं और चुपचाप निकल जाएं वहां से, क्योंकि वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं चाहते हैं, दोबारा से लड़ाई नहीं चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई वहां पर काफी अनपॉपुलर हो चुकी है और महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल का दाम तकरीबन दुगना हो चुका है और मध्यावधि चुनाव कांग्रेस के 5 महीने में होने वाले हैं। जी तो ये सब देखते हुए ट्रम्प साहब भी इस तरफ चाहे वो ईरान के भले की बात के लिए कहें या ईरान के बुरे के लिए कहें, वो अपना भला इसी में समझते हैं कि वो वहां से निकल जाए। ठीक है और जी। ये ऐसी हालतों में पाकिस्तान का की एक जरूरत है। पाकिस्तान की अमेरिका को भी जरूरत है और ईरान को भी जरूरत है कि वो एक तरह से दोनों तरफों को यकीन दहानी कराए और एक तरह से ऑफ रैंप उनको दे। और पाकिस्तान की अपनी जो इसमें भलाई होगी उसके बारे में आप जिक्र कर चुके हैं, वो Alright, भी एक पहलू है इस बात का। प्लीज स्टे विथ मी मंदाना। अब ऐसा लगता है कि डिप्लोमेटिक बिजनेस मॉडल बन गया है, कोई पीस नहीं चाहता है। हाँ जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ फेक पीस टॉक और फेक सीज फायर। अल्लाह का बड़ा करा। मासूम साहब कैसे मिजाज खैरियत सर? वही है ना। सर आज रात को देख दुरानी लीजिए साहब आप सब म्यूट कर लोग। लीजिए। दुरानी साहब प्लीज 10 बजे सर आप म्यूट कर लीजिए खुद को। दुरानी साहब प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ मंदाना प्लीज कंटिन्यू प्लीज। वही है ना, ये बात ये है कि सब लोग पॉलिसी के और ऑयल और पाकिस्तान और इंडिया और रीजन के बात कर रही है, कोई भी लोग के बारे में बात नहीं कर रही है, इरानियन लोग के बारे में बात नहीं कर रही है। एंड वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ कि कौन है जो सेफ है अभी, कौन है उनको सपोर्ट मिल रहा है। एंड आई विल टेल यू who's getting support, and this is a purely not only my opinion but as a Iranian person. See, when you see a country like Pakistan suddenly is becoming a peacemaker, it raises the question,
Pakistan is gaining, right? For creating this environment for them to have the peaceful talk. Then we go back to Europe. European countries, and this is by the way fact, European countries and UN has announced Iranian regime as a human rights party in UN, right? So it raised the question, why UN has announced it middle of the time that Iranian regime has killed over 40,000 people only in January, right? That raised the question. Right. Then you come back to the region. Why the proxy of Hamas, Hezbollah, Iraq, and other countries around Iran are in my country right now and trying to create a fearful area for Iranian people, the normal people, right? Then it just raised a question, and I don't understand why people, and especially countries like Saudi, UAE, Qatar, and India, they not, yes, Turkey, exactly, Turkey. Why they not actually removing this regime? Why they still negotiating with it? Because I tell you why. A rich country like Iran, for 47 years, they have invested. They have paid so much, a free oil to China, a passage to China, a gas to Turkey, and so on, so on. So it goes, the list goes on and on. And when it comes to Europe, a lot of the family members, Europe and America, which America has taken action on it, they're deporting a lot of Iranians, the IRGC family members. But when you look at it, you need to ask yourself a question. If Hitler was alive today, would you sit down with Hitler and listen to the points that he's asking? Exactly. Right? The Iranian regime is a modern version of Hitler, right? But the sad part of it is because Iran is so rich in everything, and not only oil, there is just so much in Iran, right? Nobody thinks about Iranian people, and nobody thinks about the fact, would you negotiate it with Hitler? No, you would not. So why you guys are negotiating with Iran? I tell you why. Because these people, as Sarah also mentioned, these people are extremists. They are ready to destroy themselves. They kill their supporters. They destroy the country. But yet, to expand in the region, within the region, and around the world. And we need to understand one thing. Mr. Trump, he might be a politician, but first he's a businessman. Iranian market is an untapped market. He wants to open it. And yes, he wants to gain power in the region. And I don't have to explain it to you guys. I'm not a geopolitics master, but we know in the region, Iran is the center of Middle East. And China has been getting very strong with Iran. And that's why China has been supporting behind the door. They've been supporting the Iran, and no one is asking about what about the people. And a lot of people say, oh, the Iranians, they should have changed the regime on their own. But we are talking about a terrorist organization. Why every so-called peaceful negotiation is happening around the world right now, and there a couple of people, Arakchi and Ghalibaf, who's only alive, they're going around and they're talking about so-called peace while they have brought the proxy in their country and making the citizens scared, and no one even talking about that. All right. This is a terrorist organization, and it has to be removed, because if it's not going to be removed, I don't know if you guys have seen the news. It's been a couple of weeks now. These so-called Muslims, who they call themselves the supporter of Khamenei and Khomeini, now in India they telling people that you cannot wear your what do you call it, hijab, tika, and you can't do. So what does that say? It says this regime is training other people to come to India, to come to Europe, to come to America, and practice an ideology. Is that the world that we want to live in? Point taken, Mandana. प्रफुल्ल साहब, मंदना जो पॉइंट रेस कर रही हैं, ये बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है कि आप क्या एक तानाशाह से नेगोशिएट करेंगे, आप हिटलर से नेगोशिएट करेंगे। खामनेई साहब ने पिछले 40 सालों में इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 में आया, उसके बाद से तबाह और बर्बाद हुआ ईरान। पैसा आपने कमाया, आपने कच्चा तेल बेचा, आपने गोल्ड बहुत सारा रिजर्व अपने पास रख लिया, क्रूड रिजर्व आपके पास है, लेकिन ईरान की जो आइडियोलॉजी थी, जो आइडेंटिटी थी ईरान की, वो तो ख़त्म हो गई। और बात सही है, क्यों एक ऐसे तानाशाह से, एक ऐसे क्रूर से, एक ऐसे इंसान के साथ आप बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं जो अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम को मारता है, काटता है, जिंदा जला दिए जाते हैं, लोग गर्दन कलम कर दी जाती हैं सड़कों पर, आप उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। मतलब बेनिफिट सबका है, अमेरिका का भी, पाकिस्तान का भी। प्रफुल्ल साहब, आपने जो लास्ट स्टेटमेंट कही है वही आंसर है इसका।
राइट सर। इस गेम में कोई ह्यूमैनिटेरियन लवर नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। राइट सर। सबसे बड़ा जो सपोर्टर है जिनीवा कन्वेंशन का और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का अमेरिका, वो सबसे ज्यादा वायलेट कर चुका है। वो अब तक सबसे ज्यादा वायलेशन उसकी है। चाहे वियतनाम देख लो, चाहे उसको अफगानिस्तान देख लो, चाहे इराक देख लो सर। तो लीबिया, ये अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, वियतनाम, we have long examples, sir. कहीं भी देख लीजिए। तो अगर आप देख लीजिए ये सारे के सारे प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, तो आंसर ये है कि पहले एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो ताकि इसमें उसको टेबल पे बिठाओ, फिर उसको एब्सोल्युटली उसको जिसको कहते हैं ना कि उसको डिसआर्म करो एंड देन वर्क अगेंस्ट इट। देन कंट्रीज को कहो कि आप डिसकंटिन्यू करिए रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशंस काटिए इसके साथ में। ऐसे होता है काम। अगर अभी लड़ाई चल रही है उसमें सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं और उसमें मिलिट्री का भी हार्म हो रहा है, चाहे ईरानियन हो चाहे मिडिल ईस्ट के हो। क्वेश्चन है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये टॉक जरूरी है। ये नहीं कि वी आर लवर ऑफ ईरान रेजिम, नो वी आर नॉट। एवरीबडी इज अवेयर कि ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं, सबको पता है। पर इस समय टॉक करने के लिए ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी पे असर ना पड़े, चाहे ईरानियन लोकल कम्युनिटी पे असर ना पड़े, और इस लड़ाई का जो रिजल्ट होता है वो बहुत भयानक है। इसके लिए इस लड़ाई को रोकने के लिए टॉक हो रही है। उसके बाद ये जो पॉइंट रेस किया है वंदना जी ने और आप लोग रेस कर रहे हैं, ये हम एग्री करते हैं। उसके बाद सारी कंट्रीज को सर जी ओबामा के टाइम भी नेगोशिएशन हुआ, बात हुआ, इतना अच्छे से बात हुआ। ओबामा क्या किया, 20 मिलियन पैसे दिया ये रेजिम को, उसमें क्या हुआ? सर द प्रॉब्लम इज आई एग्री विद यू। सुनिए मैं बात खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। अदरवाइज वी ऑल sort of interfere with others. All I'm trying to tell you, we must understand कि we must not repeat old mistakes. The old mistakes तो ठीक है, हिटलर की भी आपने एग्जांपल दे दी, कंट्री सब उसके साथ दोस्त थे। ये रशिया तो उसका बड़ा यार था, तभी तो लड़ाई स्टार्ट हुई। चेम्बरलेन उसके क्या उसको बड़ा अपीस करने लगा, इंग्लैंड को सब कर रहे थे। ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। दे ट्राई टू गेट बेनिफिट आउट, देयर इज नो फ्री लंचेस, सब अपना हिस्सा निकालते हैं। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है। ईरान की रजीम को सही रास्ते पे लाने के लिए ऑल कंट्रीज मस्ट वर्क टुगेदर, ये तब बात बनती है। नहीं तो ऐसे बात नहीं बनेगी कि हमने टेलीविजन पे बोल दिया बड़ा आसान है, फिर क्या होगा, कभी नहीं होगा। तो इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, लड़ाई को खत्म करने के लिए आपको वेरियस एंगल लेते हैं। एक नेगोशिएशन का एंगल होता है, एक मिलिट्री एंगल होता है। अब सब एंगल ट्राई कर लिए, ये देखा कि मिलिट्री एंगल से सारी ह्यूमैनिटी को असर पड़ रहा है, तो नेगोशिएशन एंगल का इस्तेमाल हो रहा है। उसमें भी लोग फायदा उठाएंगे, वो भी मैं बता दूं आपको। वो ऐसा नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज आउट टू मेक मनी, नॉट ओनली ईरान और अमेरिका, एवरीबडी। तो ये गेम है और इसको हम जितनी जल्दी समझ जाए तो अच्छा बहुत है। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनल्स का। सर मैसेज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मंदाना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।